संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आप देख रहे संघ गाथा। संघ गाथा के आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ संघ के वरिष्ठ प्रचारक जिनकी संघ आयु 64 वर्ष है और जिनकी प्रचारक आयु 52 वर्ष है, इस समय संघ के संपर्क विभाग के प्रमुख है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव रह चुके हैं। माननीय रामलाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुरेश जी। संघ गाथा के 100 एपिसोड में आपका स्वागत है और बड़ी ही लोकप्रियता के साथ, और हम उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जो संघ के बारे में लोगों के मन में प्रश्न है। संघ प्रचार से हमेशा दूर रहा, इसलिए कई बातें लोगों तक गई नहीं, तो हमने सोचा कि 100 एपिसोड करते हैं। उसी में आपका अनुभव और आपका जनसंपर्क देखकर हमने तय किया कि आपसे बात करेंगे। शुरुआत तो हम यहाँ से करना चाहते हैं। अच्छा प्रयास है आपका। हमारा पहला सवाल ये है कि आपका संघ का प्रवेश कैसे हुआ? हालांकि संघ में प्रवेश शब्द नहीं है, लेकिन कैसे जुड़े? देखिए, संघ में वैसे प्रचारक के लिए बहुत निजी जीवन वगैरह के बारे में चर्चा करना हम लोग थोड़ा परहेज करते हैं। आपने प्रश्न किया है तो हम तो छोटे ही थे। भरतपुर जिले में डीग एक छोटा कस्बा है, वहाँ पिताजी माताजी रहते थे, वहीं हम पढ़ते थे। बड़े भाई डॉक्टर चंद्रभान जी, वो थोड़े समय प्रचारक भी रहे, बाद में आकर ग्रस्त हुए। वो कभी कभी जब छुट्टियों में घर आते थे तो उनके साथ हम शाखा चले जाते थे। बाद में लीग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्तर भी नहीं था, ज़्यादा पढ़ाई लंबी भी नहीं थी, तो हम बड़े भाई साहब के साथ पढ़ने चले गए पास मथुरा में। मथुरा में संघ में घर का वातावरण, संघ का ही वातावरण था, क्योंकि हमारी भाभी भी संघ परिवार से थी, भैया प्रचारक रह चुके थे, प्रचारकों की आना जाना था, इसलिए कोई सोमसेक बनने की विशेष घटना ऐसी कुछ नहीं हुई। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं बता सकते कि किस दिन हुआ। अधिकतर लोगों का ऐसा ही होता है। लेकिन प्रचारक निकलने का कैसे तय हुआ? प्रचारक निकलने का भी, चूंकि घर में मैंने कहा संघ का वातावरण था और पिताजी माताजी भी बड़े धार्मिक सामाजिक प्रवृत्ति के थे, तो एक शुरू से ही मन भी वैसा बना हुआ था, धर्म समाज के लिए कुछ करना। हम प्रचारकों को देखते थे तो ये लगता था भाई घर बार छोड़ करके आए। उस समय मथुरा में नगर प्रचारक शरद मेहरोत्रा जी थे, कन्नौज की बहुत बड़े परिवार से आए थे वो। इतने बड़े परिवार से कोई घर छोड़ करके निकलता है, सामान्य जीवन जीता है और देश समाज के लिए काम कर रहा है, तो एक बड़ा आश्चर्य भी होता था, सुखद अनुभूति भी होती थी। बस ऐसे ही घर का वातावरण, सब प्रचारकों के संपर्क में आते आते मन में इच्छा जग गई कि जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अशोक सिंघल जी भी निकल चुके होंगे ना, क्योंकि हाँ, वो उससे पहले ही निकले होंगे, मेरा संपर्क तो बाद में आया उनसे। क्योंकि वो भी एक बड़े परिवार से है और मतलब उनको देखकर भी बहुत लोग ऐसे निकले हैं। आपके पास चॉइस थी वापस जाने की। प्रचारक निकलने के बाद तो सारे रहते नहीं, आपके भाई भी वापस गए, लेकिन आपने फिर जीवन देना है, ये कब कौन से फेज पे तय हुआ? देखिए, संघ में प्रचारक जो मिलते हैं, जिनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिलता है, उनकी स्वभाव शैली, उनकी संभाल, उसका भी स्वयंसेवक और प्रचारक के जीवन पर बड़ा असर होता है। अब हमें ऐसे ही प्रचारक मिलते चले गए और स्थानीय स्तर पर भी ऐसे कार्यकर्ता मिलते चले गए। मथुरा में तो बहुत स्थानीय कार्यकर्ता थे जिन्होंने प्रचारक निकलने की प्रेरणा दे दी। बाद में मेरठ में प्रचारक रहा मैं, इमरजेंसी में जेल भी जाना हुआ, आपातकाल में 8 महीने कुछ दिन रहा मैं जेल में, मीसा में बंद रहा शुरू से। तो संघ के काम की आवश्यकता लगती चली गई, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रचारक, उनका स्नेह मिलता चला गया, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब प्रचारक आयु बढ़ती चली गई, हो गई। बीच में एक ऐसा प्रसंग आया कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ था इमरजेंसी के तुरंत बाद, तो घर में थोड़ा एक वातावरण बना। जब वहाँ पिताजी के स्वर्गवास के बाद रहे तो घर के लोगों को लगा कि भाई पिताजी भी चले गए तो आ जाना चाहिए। उस समय मैंने देखा सब स्वयंसेवक कार्यकर्ता, उनका आना जाना, मिलना जुलना उन दिनों में, और तो उस सबका परिणाम ये लगा कि वो भी एक बड़ा परिवार ही है।
तो इसलिए कंटिन्यू हो गए तो हो गए। आपके पास जो विभाग है संपर्क, संघ जब शुरू हुआ तब तो ये विभाग नहीं था। क्या ऐसी आवश्यकता लगी कि ये विभाग शुरू होना चाहिए? मैं प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूं कि संघ की कार्य पद्धति लोगों को पता चले। लोगों को केवल मैदान की शाखा इतना ही पता है। तो ये संपर्क विभाग की आवश्यकता क्या पड़ी? आपकी क्या भूमिका है? और इसको मौन सेतु क्यों कहा जाता है? देखिए, संघ जब शुरू हुआ तो शाखा का ही काम था। शाखा के माध्यम से अच्छे व्यक्तियों का निर्माण। ये अच्छे व्यक्ति यानी सोमशेख। सोमशेख की परिभाषा और कुछ नहीं है, केवल इतना कह सकते हैं स्वयं प्रेरित होकर देश समाज की सेवा के लिए वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जब शाखा का काम बढ़ता चला गया तो समाज की बहुत सारी समस्याएं भी सामने आने लगी। तब कुछ स्वयंसेवकों ने समाज जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रयत्न प्रारंभ किए। कुछ आवश्यकता के अनुसार कुछ लोगों को संघ के अधिकारियों ने प्रेरित किया कि आप इस दिशा में बढ़े तो अच्छा है। उसमें से विविध संगठनों का निर्माण हो गया। धीरे धीरे विविध संगठन भी बड़े होते चले गए। फिर समय समय पर ऐसी आवश्यकता के अनुसार संघ ने भी अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से कई बड़े बड़े अभियान लिए। गौरक्षा का लिया, राम जन्मभूमि के काम में स्वयंसेवक लगे, डॉक्टर एडगर जन्म शताब्दी में लगे, आपात खिलाफ संघर्ष में अनेक उसके उदाहरण है। तो जब स्वयंसेवक लगते थे तो प्रचारक की बात अलग है, गृहस्थ स्वयंसेवक तो क्या करेगा, उसमें 2-3 घंटे का समय रहता है। तो स्वाभाविक रूप से उसका असर सबसे ज्यादा जो मूल काम है संघ का, शाखा जिसके माध्यम से व्यक्ति निर्माण होता है, वो प्रभावित होने लगे। तब फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा करके ऐसा सोचा कि ऐसे कुछ विषय शुरू करने चाहिए जिससे शाखा भी प्रभावित ना हो और समाज जागरण का भी काम चलता रहे। तब फिर सेवा, प्रचार, संपर्क ये सब शुरू हुए। सेवा एक तरह से संघ का अप्लाइड वर्क है, कृति रूप संघ दर्शन हम उसको कह सकते हैं। प्रचार संघ विचारों का प्रसार समाज में विभिन्न माध्यमों से हो। और समाज में ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनका प्रतिदिन शाखा से संबंध नहीं आ पाता, लेकिन अच्छे लोग हैं जिसको हम सज्जन शक्ति कहते हैं, और अनेक प्रभावी लोग भी हैं, उनसे भी संपर्क होना चाहिए। शाखा में जाने वाले सब संशय कर सकते हैं, वो सक्षम है, लेकिन ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे तो समय वहां लगेगा, शाखा के लिए समय कम पड़ता है। तो फिर एक विचार किया कि संगठन श्रेणी वो शाखा के काम और व्यक्ति निर्माण के काम में ज्यादा लगे। शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचारक विभाग, और ये तीनों कार्य विभाग, इनको जागरण श्रेणी का, ये जागरण श्रेणी समाज में जाने का काम ज्यादा करे। तो इस भूमिका में से और इससे भ्रम दूर होने का भी उपयोग होता है, क्योंकि संघ के बारे में क्योंकि संघ अपना प्रचार तो करता नहीं, तो भ्रम फैलाने वालों को खुला मैदान मिल जाता है। ये है प्रचार विभाग के माध्यम से भी उसका एक लाभ वो तो हुआ। बाद में, प्रचार विभाग तो बहुत बाद में आया। नहीं, प्रचार और संपर्क ये साथ साथ ही आए। अच्छा, लेकिन शायद उसका विस्तार बाद में हुआ। बाद में हुआ। सेवा की चर्चा डॉक्टर एडगर जी के जन्म शताब्दी से हो गई थी। नर सेवा, नारायण सेवा, उसमें एक नारायण हम लोगों ने दिया था। प्रत्यक्ष रूप से 94 से 94 से ये कार्य विभाग शुरू हुए। उसके 5-6 साल बाद इनको एक स्ट्रक्चरल वे में जागरण श्रेणी कह के उसको एक संघ ने आगे बढ़ाया। संपर्क में आपके आने के बाद हम ये भी देख रहे हैं, हो सकता है पहले भी होता हो, लेकिन क्योंकि आपका मीडिया में भी आता है, तो बॉलीवुड जैसा संपर्क भी संघों को क्यों जरूरी लगा? देखिए, संघ में संपर्क हम करते हैं तो सज्जन शक्ति में सभी वर्ग आता है, उसमें अलग से बॉलीवुड नहीं है। तो हमने संपर्क विभाग में 10 श्रेणी में पूरे समाज को एक तरह से कैटेगराइज किया है। तो धार्मिक है, सामाजिक है, बुद्धिजीवी है, कला है, क्रीड़ा है, प्रोफेशनल्स हैं, वैज्ञानिक है, प्रशासन है, ऐसे आदि आदि सभी तरह के। तो कला क्षेत्र में सब आते हैं, तो सभी से संपर्क करते हैं। स्पेसिफिक बॉलीवुड से संपर्क ऐसा सोच के नहीं किया। हाँ, लेकिन ऐसा उसका परिणाम भी दिख रहा है कि बॉलीवुड के कई लोग जो
शायद संघ जानते भी नहीं होंगे, लेकिन संघ शताब्दी के निमित्त उनके वीडियो आ रहे हैं, या राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी ऐसे लोगों के वीडियो आए थे। तो अभी आपको क्या लगता है कि समाज का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आप तक आए या आप उन तक जाए, ऐसा बचा हुआ है? नहीं, देखिए इसमें एक तो जाने अनजाने जो संघ का विरोध करते हैं, संघ में हमने एक सूत्र सुना है, लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। तो इस सूत्र को लेकर संघ चलता है। तो ऐसे लोगों तक पहुंच अभी हमारी नहीं हुई है, तो उन तक पहुंचना, तो एक संस्कृत का वाक्य सर्वेषाम अविरोधेन हमने सुना है। संघ तो इस सूत्र को लेकर चलता है। वो एक वर्ग है। अभी मीडिया, सोशल मीडिया में भी एक वर्ग ऐसा है जो चाहे अपनी प्रसिद्धि के लिए, चाहे किसी कारण से, कुछ लोगों से प्रभावित होकर वो राष्ट्रीयता के विचार, उसको शायद कल्पना नहीं है धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, संस्कृति क्या है, तो बाहर की व्याख्या के अनुसार इन शब्दों की परिभाषा करता है, इस अर्थ में ही संघ को समझता है। और कई बार संघ की तुलना एक उस तरह का संगठन देखकर संघ की तुलना करते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है वास्तव संघ में जैसा काम करने वाला। मैं कहूंगा तो शायद वो ज्यादा हो जाएगा। संघ इज अनपैरेलल, जैसे प्रचारक पद्धति इज अनपैरेलल, उस तरह का बाकी कहीं है नहीं। आकार भी तो जो एक सूत्र चलता है कि भाई टू अंडरस्टैंड अननोन फ्रॉम नोन, लेकिन नोन कोई ऐसा है नहीं। बच्चे को आप पृथ्वी बता सकते हो, गेंद दिखा के बता सकते हो, ग्लोब दिखा के बता सकते हो, संघ जैसा तो है नहीं। इसके कारण बहुत सारे भ्रम होते हैं। तो ऐसे लोगों तक धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। तो समाज का जो वर्ग किसी कारण से भी अभी कम जुड़ा है, तो ऐसे ऐसे वर्गों तक भी जा रहे हैं। उसमें एक एलिट क्लास भी है। समाज का जो बहुत जिसको हम कई दृष्टि से कमजोर तबका कह सकते हैं, उन तक भी जितना हमारी पहुंच हो जाना चाहिए थी, शायद किसी कारण से कम हुई। सेवा विभाग के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, तो उनमें भी नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व है, तो उन सब तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संघ राजनीति नहीं करता, लेकिन क्योंकि भाजपा का संघ परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो ऐसे में राजनीतिक संपर्क होते हैं क्या, और होते हैं तो उसमें ये आड़े आता है क्या? नहीं, देखिए हम तो एक मित्र बनाने के भाव से जाते हैं। माननीय मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं, परम पूज्य सरसंघ चालक जी, कि भाई मैं आपको कन्विंस करने के लिए संघ नहीं बता रहा, संघ जैसा है मैं आपको बता रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो आप संघ से जुड़ जाइए, नहीं अच्छा लगता है तो फिर चर्चा करेंगे। और संघ को समझना है, जानना है, तो संघ में आकर ही समझा जा सकता है, ये वो बार बार कहते हैं। इसलिए हम सबसे मिलजुल रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोगों से ही मिलते हैं, जो किसी कारण से संघ का विरोध करते हैं, उनसे भी हमारा मिलना जुलना सहज रूप से होता है। संघ की जो एक सहज कार्य पद्धति है, अपरिचित को परिचित, परिचित को मित्र, मित्र को स्वयंसेवक, स्वयंसेवक को कार्यकर्ता बनाना। तो संपर्क विभाग में थोड़ा इसमें शब्द बदल सकते हैं हम, अपरिचित को परिचित, परिचित को मित्र, मित्र को समर्थक, और समर्थक को सहयोगी बनाना, क्योंकि वो एकदम स्वयंसेवक कार्यकर्ता नहीं बनेगा, समर्थक सहयोगी बनकर खड़ा होता है, और अनेक लोग बन भी रहे हैं। और सज्जन शक्ति को बढ़ावा देना एजेंडा है, तो आपने अयोध्या में भी देखा, उससे प्रभु राम की कृपा, संघ की पुण्याई, और सब कार्यकर्ताओं का उसमें संपर्क विभाग भी था, उन सब का प्रयास फिर भी था। पॉलिटिकल, जो मेरा प्रश्न है कि पॉलिटिकली पोलराइजेशन इन दिनों ज्यादा है, तो इस कारण पॉलिटिकल संपर्क, जैसे कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट नेता, इनसे संपर्क की क्या स्थिति है? नहीं, अच्छी स्थिति है। सामान्यतः पहले परहेज करते थे, अभी हम समय मांगते हैं, बात करते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोग समय देते भी हैं, बात अच्छी होती है। और सार्वजनिक रूप से किसी का नाम उल्लेख नहीं कर रहा मैं, लेकिन कमरे के अंदर तो अधिकांश लोग यही कहते हैं कि संघ देशभक्त है, संघ अनुशासित है, संघ समाज सेवी है। ये 3 यूएसपी संघ की बनी है, जिसको विरोधी भी मानते हैं।
कभी कभी हम कहते हैं भाई, कभी कभी बाहर भी इसको बोला करिए, तो वो कहते हैं आप भी जानते हैं कि कुछ हमारी मैं मर्यादा है। अभी इन दिनों धुंध के दिनों में एयरपोर्ट पर लाउंज पर एक मुख्यमंत्री मिले, नॉन भाजपा थे, तो ऐसे ही संघ का विषय निकला, तो उन्होंने कहा देखो संघ की समाज में जरूरत है, जो हम नहीं कर सकते वो संघ कर रहा है, और आपका सेवा भी अच्छा है, और ये थोड़ा सा एंटी नेशनल तत्वों पर दबाव बनाने के लिए भी जरूरत है। तो मैंने कहा आप यहाँ तो इतनी अच्छी बातें करें, लेकिन मैंने आपके कई वीडियो देखे कि आप संघ के खिलाफ बोलते, बोले वो हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है। अब ठीक है, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, हमारी तो मिलने जुलने की कोई मजबूरी नहीं है। हम तो सबसे मिलते हैं। तो देखिए, जहां तक उनके मन में कभी कभी रहता है, संघ भाजपा का समर्थन करता है। तो अभी पिछले दिनों माननीय मोहन जी ने भी इस विषय में बोला था कि हम विचार का समर्थक है, विचार का समर्थन करते हैं। हम राष्ट्र की जो परिभाषा करते हैं, संस्कृति की करते हैं, धर्म की करते हैं, जिन बातों को हम चाहते हैं देश में आगे बढ़े, उन बातों को जो बढ़ाता है हम उसके साथ देते हैं। अभी तो उन बातों को बढ़ाती भाजपा दिखती है, इसलिए हम उसके साथ देते हैं। वो कार्यकर्ता भी मांगती है, इसलिए उनको कार्यकर्ता भी देते हैं। यही विज्ञान भवन में एक प्रश्न पूछा गया था, आप रहे होंगे उसमें, अन्य दलों को भी कार्यकर्ता देंगे क्या? उनका मांगेंगे तो विचार करेंगे किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। मुझे लग रहा था उसके बाद राहुल गांधी या कम्युनिस्ट कुछ मांगेंगे। देखिए क्या है, लेकिन हम एक मित्र बनाने की कोशिश करते हैं उनको, और मित्र बना करके संघ का विषय भी बताते हैं। राजनीति के अलावा भी ऐसे अनेक लोग हैं जो इशू टू इशू संघ के साथ आ जाते हैं। हर इशू पर शायद नहीं आते, उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन आते हैं। अभी मुझे कई अन्य दलों के लोग मिले, प्रमुख विपक्षी दल के लोग भी मिले, तो मैंने तो उनसे यही कहा कि भाई पहले तो हमको लगता है संघ अच्छा है, संघ देश समाज के लिए अच्छा कर रहा है, इतने साल से हम संघ में हैं। अब उसको कोई बुरा कहता है तो हमें लगता है कि ये शायद ठीक नहीं सोच रहे, तो हमारी धारणा तो अच्छी है संघ के बारे में। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई किसी संगठन को गाली देने से उस संगठन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि संघ तो स्वयंसेवकों के परिश्रम से चलता है, विचार वगैरह तो बाद में आते हैं लोगों के मन में। तो ये समझाने की कोशिश करते हैं, देखेंगे कब समझ में आती है। हम कहेंगे भाई आप विरोध करना बंद करते हैं, कुछ बातें जो हम कहते हैं लगता है कि अच्छी है तो उनको आप भी बोलते हैं, तो हमारे संशय भी सोचेंगे आपके बारे में। ये जो काम है संपर्क विभाग का, ये संगठन का नहीं राष्ट्र निर्माण का है, ये कैसे हम स्थापित करेंगे? नहीं देखिए, संपर्क विभाग अंततः संघ का ही कार्य विभाग है तो कोई अलग तो नहीं है। तो संघ का काम ही कुल मिलाकर राष्ट्र पुनर्निर्माण का है। हम पुनर्निर्माण शब्द का उपयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि राष्ट्र तो है ही, उसकी कोई निर्मिति का विषय नहीं है। तो राष्ट्र अभी जैसा उससे और अधिक अच्छा बने, तो उसमें सज्जन शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो सज्जन शक्ति में हम जब जाते हैं तो वो भी अनेक अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों संपर्क विभाग की एक बैठक में माननीय मोहन जी ने कहा कि भाई ऐसे प्रमुख लोगों के पास जाते हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें अचीव की है अपने जीवन में, उनको समझना, उनसे भी सीखना और अपनी बात भी बताना। वो अच्छा काम कर रहे हैं, यदि उनकी इच्छा है तो हम उसमें सहयोगी कैसे बन सकते हैं, उनको संग दिखाना, और अपन हम जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो हमारे अच्छे ही काम है सब, उनमें वो सहयोगी बन सकते हैं तो उनको सहयोगी बनाना। एक बात पिछले दिनों और बंगलौर के कार्यक्रम में माननीय मोहन जी ने कहा था कि भाई अच्छे काम संघ ही कर रहा है ऐसा नहीं है, देश में बहुत लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। हर अच्छे काम के लिए हमारा समर्थन है, और अच्छे काम करने के लिए आप संघ का प्लेटफॉर्म चुनते हैं तो हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन आप अपने जीवन में संघ के बाहर रहकर भी अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा आपको सब प्रकार का समर्थन है। उस विषय पर सबसे ज्यादा क्लैपिंग हुई बंगलौर। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। और संघ की प्रेरणा लेकर काम करने वाले भी बहुत लोग हैं, भले बहुत लोग हैं, स्वयं प्रत्यक्ष अभी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं। हाँ, संघ की प्रेरणा से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे स्वयंसेवक अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। समाज में और भी लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जब मिलते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे काम भी चल रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी का वगैरह उपयोग करते हैं क्या संघ में? देखिए, संघ में टेक्नोलॉजी के उपयोग बहुत संतुलित और संयमित होता है।
जितना संघ में होता है उतना संपर्क विभाग में भी होता है। जागरण श्रेणी थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा। संघ का कार्य विभाग है तो बहुत लूज स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता, लेकिन समाज में लोगों से मिलना है तो समाज जिन चीजों का उपयोग करता है वो थोड़ा हम लोग संगठन श्रेणी की तुलना में थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन एक मर्यादा सरकार व माननीय दत्ता जी ने बताई थी। कोरोना में एक उनका भाषण हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था, तो उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि भाई कोरोना के कारण ऑनलाइन बात करने की, काम करने की आदत पड़ गई हमको, ऐसा ना हो जाए उसके बाद भी हो हम लाइन छोड़ दें, लाइन टूट जाए हमारी पूरी लाइन। तो एक संदेश था उनका। तो संघ का काम तो ऑफलाइन ही ज्यादा चलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में कोई मनाही नहीं है। हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, अभी नया टाइप वगैरह आया उसमें भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के माध्यम से मैसेजिंग का काम प्रचार विभाग भी करता है, संपर्क विभाग भी करता है, और संघ की कार्य पद्धति में भी अब मैसेजिंग का विषय डिजिटल कई चीजों में हुआ भी है। परहेज नहीं है उससे, लेकिन उसका संतुलित संयमित उपयोग करना। संघ के बारे में जब भी कहीं बात होती है तो भाजपा का प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने पूजनीय सरसंघ चालक जी के भी व्याख्यानों में देखा कि सबसे ज्यादा प्रश्न वो था। हम भी जब आपका इंटरव्यू होने वाला है हमने सोशल मीडिया पे डाला तो सबसे ज्यादा प्रश्न भाजपा के आए। आप उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है क्योंकि आप भाजपा के संगठन महासचिव भी रहे हैं। तो भाजपा और संघ संबंधों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक तो जो पहला एक बिंदु था उसमें एक बिंदु मैं और जोड़ देता हूँ। देखिए, संघ की कार्य पद्धति ऐसा है, डोर टू डोर नॉक, हर दरवाजा खटखटाना, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट, हर व्यक्ति से संपर्क करना, एंड हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से बात करना। इस पद्धति से संघ आगे बढ़ा है। तो संपर्क विभाग में भी जो आपने कहा ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल सब चीजों का उपयोग करते हुए भी उस मूल बात को हम नहीं छोड़ते। इसलिए हमारा ज्यादा जोर व्यक्ति का संपर्क पर भी रहता है। संपर्क के लिए जो डिजिटल उपयोग करना है वो हम करते हैं। अब जो आपने भाजपा के प्रश्न पूछे, तो जैसे मैंने कहा कि सभी संगठनों में होता है। बाहर की दुनिया में राजनीतिक दल थोड़ा दिखता है लोगों को, बाकी संगठन उतने दिखते नहीं, लेकिन सभी संगठनों में कार्यकर्ता देने की पद्धति एक ही है। वो संगठन आवश्यकता बताते हैं और राष्ट्रीय विचार को लेकर चल रहे हैं। वैसे संख्या कहाँ ज्यादा होगी प्रचारकों की, भाजपा में होगी या विश्व हिंदू परिषद में होगी या किसी और में होगी? एकदम मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन सामाजिक धार्मिक संगठनों में ज्यादा है। प्रचारकों की संख्या बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है। हर प्रांत वाले मांगने की कोशिश करते हैं, सभी प्रांतों में भी नहीं है। प्रांत से नीचे तो सामान्यतः नहीं है संघ का कोई प्रचारक। अखिल भारतीय स्तर पर भी अलग अलग तरह से 8-10 लोग हैं, तो उसमें जाते हैं। मुझे लगता है कि संघ का प्रचारक कहीं भी जाए, किसी भी संगठन में जाए, चाहे भाजपा में चाहे और किसी में, तो सामान्यतः संगठन का विस्तार, आपस का समन्वय, सामंजस्य, यही विषय उसका ज्यादा रहता है। इसलिए वहां जाने में कोई कठिनाई, जाने के बाद कोई कठिनाई नहीं होती। जो काम हम संघ में कर रहे हैं वही काम करते हैं। जब आप भाजपा के दायित्व से संघ में आए तो मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा थी कि एकदम ग्लैमर से संघ की तरफ गए, कैसे काम कर पाएंगे, लेकिन अब तो दिख रहा है कि आप यहाँ ज्यादा रम गए। देखिए, संघ और राजनीतिक क्षेत्र, केवल भाजपा नहीं, कोई भी राजनीतिक दल, वहां रहने के बाद मैंने अनुभव किया कि वो क्षेत्र इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षाओं का क्षेत्र है, और सभी स्वयंसेवक नहीं है। समाज के और भी बहुत सारे लोग वहां हैं पहले से ही है, और नए नए लोग आते हैं। जब कोई संगठन बढ़ता है तो और ज्यादा लोग आते हैं, तो सभी पर कोई एकदम संघ के संस्कार होते हैं ऐसा नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि विचार के नाते से, व्यवहार के नाते से संगठन की जो शैली है वो सब में आए, संगठन को नीचे तक ले जाए। मैं अक्सर बोलता था, जैसे पेड़ है, पेड़ में जड़ जितना नीचे जाती है पेड़ उतना ऊपर जाता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में ये विषय थोड़ा कठिनाई से समझ में आता है। जितना नीचे जाओगे उतना आप भी ऊपर आओगे, पार्टी भी ऊपर आएगी। तो कुछ लोग उसको मान के करते भी है,
नीचे तक काम करते हैं और वो लंबे टिकते भी है। कार्य पद्धति में क्या अंतर है दोनों के? नहीं, संघ देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसलिए यहाँ एक दूसरे में खींचतान नहीं होती, सब आपस में भरोसा लेकर चलते हैं। एक फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन है, परिवारवाद संघ में नहीं है, लेकिन एक परिवार भाव से संघ चलता है, फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फलेस है। इसलिए ये निस्वार्थ भाव से काम करना और एक परिवार में जैसे सब मिलजुल कर काम करते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, जिसको हम संघ भाव कह सकते हैं, उस भाव से काम करना, तो एक दूसरे पर भरोसा इस संघ में सहज हो जाता है। राजनीति में थोड़ा, मैंने कहा केवल बीजेपी नहीं, राजनीति में थोड़ा लोगों की इच्छा रहती है कि मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आगे बढ़ूं तो दूसरा कोई ना बढ़े, ये भी उसमें वो आजकल हम के बजाय मैं हो गया ना। अंडरस्टूड हो जाता है ये, तो इसलिए वहां की कार्यशैली और यहाँ की कार्यशैली में थोड़ा अंतर है। संगठन निर्माण की दृष्टि से कार्यशैली एक ही होगी, किसी भी संगठन में, कहे बीजेपी छोड़ो, किसी भी राजनीति, संगठन निर्माण करना है तो नीचे तक जाना, कार्यकर्ताओं से संपर्क रखना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना, उनका राष्ट्र समाज के लिए अच्छा मन बनाना। ये कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन करेगा तभी कार्यकर्ता खड़ा होता है, और कार्यकर्ताओं की चिंता करना। तो बीजेपी में थोड़ा, हालांकि हर राजनीतिक दल में इलेक्शन टू इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनती है, कहते हैं सामाजिक दृष्टि से आदमी 25 साल की सोचता है, एक पीढ़ी की सोचता है, राजनीतिक दल में 5 साल की सोचते हैं। तो लेकिन इसमें भी वहाँ एक अच्छा प्रयास हुआ है, नीचे तक बूथ का कार्यकर्ता ये सब खड़ा हो, ये सब चीजें हैं, पन्ना प्रमुख तक भी पहुंचे और नीचे तक उनसे संवाद की भी व्यवस्था अच्छी बनी है, तो उसका लाभ उस पार्टी को मिलता है। अगला प्रश्न मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये विषय की स्पष्टता हो इसलिए, लेकिन आप अकेले व्यक्ति इस प्रकार की, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के साथ भी आपने काम किया और भाजपा के 3-4 अध्यक्षों के साथ भी काम किया, तो और अभी संघ में भी करे, पहले भी इस संघ में थे, तो वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मैं उधर राजनीतिक क्षेत्र में गया तो मैं तो वहां के लिए नया था, मेरे लिए वो क्षेत्र नया जैसा था संगठनात्मक दृष्टि से। बाकी तो सामाजिक जीवन में रहते हैं तो चुनाव, ये वोट भी देते हैं, बाकी सब करते हैं, मिलना जुलना होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि वहाँ सब वरिष्ठ लोग, जो उस समय तो माननीय अटल जी भी 1.5-2 साल तक सक्रिय थे, हमारे आने के बाद फिर अस्वस्थ हुए, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, पूर्व जितने सभी अध्यक्ष रहे, और इस बीच में जो जो भी अध्यक्ष बने, सभी का अपना अपना अनुभव था। और मोदी जी का तो संगठन का भी एक लंबा अनुभव था, सरकार में रहने का भी 2014 से पहले एक लंबे समय रह चुके खुद थे, आप जिस दायित्व पे थे वो रह चुके थे, इसलिए उनको भी संगठन में एक लंबे समय रहे थे। तो एक दूसरे को संभालने का काम सब लोग करते हैं, और मुझे तो सभी का बहुत अच्छा स्नेह मिला, सभी का बहुत सहयोग मिला, और शायद इसी कारण शायद इतने लंबे समय संघ ने भी वहां रोक कर रखा, और बाकी सबको भी लगा के इनके रहने का एक लाभ है, तो वहां रुके रहे, जब तक वहां रहे, जितना अच्छा कर सकते थे करने का प्रयास किया। और आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम, उनका विषय ज्यादा आता है, तो एक अच्छी बात है कि देश में एक विश्वसनीय नेतृत्व खड़ा हुआ है, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उन पर विश्वास करता है। लेकिन उनकी विशेषता मैंने ये देखी कि जिससे भी मिलते हैं पूरी बात करते हैं, और एक विशेषता मैंने और देखी कि छोटी छोटी चीज कि जिसको आप मॉनिटरिंग कहेंगे, वो उनके द्वारा होती है। कभी कोई एक विषय उन्होंने बताया, ठीक है, कल तक इस विषय के बारे में जानकारी थोड़ा संगठन के द्वारा आएगी तो अच्छा है, तो शाम को ही उनके ऑफिस से फोन आ जाता था, भाई साहब कल जानकारी देने वाले हैं, तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं कहता था भाई कल तक का है समय, हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो ये बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका है देश दुनिया में, लेकिन उस व्यक्तित्व पर उस स्थान पर रहते हुए भी छोटी छोटी बातों की चिंता करना, मुझे लगता है शायद
इसी में से उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हुआ है। और ऐसी अनेक बातें अनेक नेताओं से सीखने की हैं, सभी सीख सकते हैं। मैंने भी अनेक बातें वहाँ सीखने का प्रयास किया। इधर आकर भी सहज रूप से काम कर रहे हैं, तो वो प्रचारक की एक पद्धति है, जहाँ पानी की तरह हो जाना, पानी जहाँ जाता है वो वैसा रूप ले लेता है। और हमारे वरिष्ठ प्रचारक एक कहते थे कि जो काम मिले उसमें डूब जाओ। तो मैं तो प्रारंभ में गटनायक था, गटनायक से लेकर अखिल भारतीय दायित्व तक जो काम मिला उसमें डूब गए। और प्रचारक जीवन में हम लोग ये भी मान के चलते हैं, संग शरणम रहना, संग जो कहे वो करना। बिल्कुल। अभी हम संघ और राष्ट्रीय जीवन इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि अभी संघ वैश्विक दृष्टिकोण पर भी पुनः उभर रहा है। ऐसे में संघ इसके साथ कैसे सिंक्रोनाइजेशन करता है, अपनी क्या भूमिका देखता है वैश्विक पटल पर राष्ट्र? नहीं देखिए, अभी जब बहुत तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, आप जैसे लोगों से मिलना होता है, मीडिया के, सोशल मीडिया के लोगों से मिलना होता है, और संपर्क विभाग में तो समाज जीवन के ऐसे बहुत प्रमुख लोग हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान है। उससे चर्चाएं होती है, वो सुझाव भी देते हैं, संघ के बारे में प्रश्न भी रहते हैं उनके, वैश्विक परिदृश्य की भी चर्चा होती है। जो देश के बाहर भी जाते आते हैं, वो सब अपना अनुभव ये बताते हैं कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। उसमें सरकारें भी कारण हो सकती है, संघ ने भी अपना प्रसार काफी किया है, परिस्थितियां भी हैं। तो उस सबका परिणाम है कि लोग भारत को जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, भारत को जुड़ना चाह रहे हैं। और लोगों को जो जो भी विचारधाराएं दुनिया में आई, वो विचारधाराएं लोगों को संतुष्टि नहीं दे पा रहे। सुख दे सकती है, संतुष्टि नहीं दे पा रहे, शांति नहीं दे पा रहे। तो जिसको माननीय टैंगडी जी थर्ड वे कहते थे, दुनिया थर्ड वे ढूंढती है, और जब थर्ड वे ढूंढती है तो उसका ध्यान भारत की तरफ जाता है। भारत का आध्यात्म, भारत का धर्म, भारत का फैमिली सिस्टम, यहाँ सब लोग मिलकर साथ साथ रहते हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी। तो उन्हें लगता है कि भाई ये कुछ अलग प्रकार की सारी संस्कृति है, यहाँ हम सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, विरोधी को भी स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। सहिष्णुता तो यहाँ की संस्कृति में रची बसी है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उनको लगता है कि भारत ने उस समय भी ज्ञान दिया जब भारत विश्वगुरु कहलाया, आज भी भारत के पास ज्ञान की खजान है, और उसके साथ जुड़ेंगे तो हमको एक जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए भविष्य में संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति और भारत के विचार की तरफ झुकेगा, ऐसा मुझे तो विश्वास लगता है। और ये समय जल्दी भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 2047 तक की चर्चा होती है, शायद क्योंकि बाकी आजादी विचारधारा के 100 का वर्ष हो रहे हैं इसलिए 47 की चर्चा होती है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ये हो सकता है। देखिए, योग प्राणायाम को पूरी हार्वर्ड में मेडिसिन्स बहुत जारी है। अब एआई के कारण क्या हो गया है कि लोगों को किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। गूगल में तो बहुत डीप सर्च करना पड़ता था, एआई के कारण तो आप कुछ भी पूछिए, आप वेद से पूछिए, भारतीय हिंदू दर्शन के बारे में पूछिए, तुरंत सब जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए भी उसका एक इम्पैक्ट दुनिया भर सोशल में मीडिया पे भी ऐसी बहुत सारी साइट्स है, समाज में जागरूक बहुत लोग हैं, संघ के बाहर भी दुनिया में। अभी इंडियन हेरिटेज दिखा रहे, मैं देखता हूँ कई साइट से, कोई तीज त्योहार होता है तो इसकी वैज्ञानिकता क्या है, छोटे बच्चे कई बार जानते ही नहीं, वो दिखा रहे हैं। स्वयंसेवक जहां पहुंचा वहां संघ पहुंचा, अब प्रत्यक्ष ऐसा कहते हैं। तो स्वयंसेवक तो अभी दुनिया के सारी देशों में पहुंचा है, कोई देश ऐसा नहीं होगा विश्व में जहां स्वयंसेवक नहीं है। तो इन भारत पहुंच रहा है, बढ़ रहा है, संघ वैश्विक स्तर पर अगले 25 साल में अपने आप को कहाँ दिखता है? देखिए, संघ के स्वयंसेवक जहां जहां गए, व्यवसाय के लिए गए, नौकरी के लिए गए, मजदूरी के लिए गए, किसी भी रूप में गए, वो संघ का विचार, संघ का व्यवहार, संघ का आचरण लेकर गए। तो वहां लोग भी उनसे प्रभावित हुए, भारतीय प्रभावित हुए, अन्य लोग भी प्रभावित हुए। वहां के नियम कानून के अंतर्गत वो समाज जागृति का काम करते हैं, अलग अलग नाम से करते हैं। आज 60 देशों में संघ के स्वयंसेवक किसी ना किसी नाम से इस विचार के प्रचार प्रसार में स्वाभाविक रूप से काम कर रहे हैं। समय समय वो भारत में 5 वर्ष में वो सब एक साथ मिलते हैं। अभी भाग्यनगर, जिसको हैदराबाद को भाग्यनगर हम लोग बोलते हैं, वहां भी
विश्व संघ शिविर लगा था, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी भी गए थे, उनका उद्बोधन हुआ था। समय समय मिलते जुलते हैं, भारत से उनका अच्छा संपर्क है, हमारे लोगों का भी अच्छा संपर्क है। संघ के अधिकारी भी समय समय पर दुनिया के देशों में जाते हैं, वहाँ के थिंक टैंक, वहाँ जो प्रभावित करते हैं वहाँ की सारी सोसाइटी को, चाहे राजनीतिक दल के लोग होंगे, सामाजिक धार्मिक होंगे, ऐसे सब लोगों से मिलते जुलते हैं। विभिन्न मतपंथों के भी ऐसे प्रमुख लोग हैं, उनसे भी मिलते जुलते हैं। यहाँ भी विभिन्न राजदूत विभिन्न देशों के, उनसे भी संपर्क विभाग के कार्यकर्ता भी, विश्व विभाग के कार्यकर्ता भी मिलते जुलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और सभी भारत की भी प्रशंसा करते हैं। और अभी नागपुर में कुछ लोग आए थे विजयदशमी के उत्सव में, बाद में जब वो संघ कार्यालय पर आए तो अपनी वार्ता में उन्होंने कहा कि हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, हमारे देश के युवाओं में भी ऐसे संस्कारों की जरूरत है। आप हमको इन बातों का कुछ प्रशिक्षण दे सकते हैं कुछ क्या? एम्बेसडर के स्टेटमेंट सार्वजनिक कुछ भी आए थे। प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या? हाँ, हाँ। हमने कहा आपकी इच्छा है तो जरूर हम देंगे। और संसद तो जहाँ जिस राष्ट्र में रहता है उसकी भक्ति करता है। उसकी बात, मैंने कहा वहां के नियम कानून के अनुसार ही चलता है। आपके पास मुस्लिम संपर्क विभाग भी है, भले इसका सार्वजनिक नाम है कि नहीं मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आप दिखते हैं कई वीडियो में, फोटो में। और इसको, इस दायित्व को या इस काम को कैसे किया जाता है? क्योंकि सामान्यतः तो समाज में इस तरह की संघ मतलब मुस्लिम विरोध। देखिए, संघ के बारे में कई प्रकार की धारणाएं बना दी गई, क्योंकि संघ सकारात्मक भूमिका में शुरू हुआ, एक पॉजिटिव थिंकिंग से संघ चला, इसलिए संघ में आप देखेंगे कभी नेगेटिव है ही नहीं, हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते ही नहीं। जो राष्ट्र विरोधी है उसके बारे में बोलते समय किसी को लगता होगा नेगेटिव है, हम तो उसको भी सुझावात्मक भाषा में ज्यादा बोलते हैं। तो बाहर के ऐसे कुछ लोग जिनको लगता था संघ बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, या जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें लगता है संघ बढ़ेगा तो भारत मजबूत होगा, उन्होंने, हम जब उधर नहीं गए तो उस स्पेस को ले लिया और एक लंबे समय से संघ के विरुद्ध कुछ ना कुछ वो बातें करते हैं। तथ्य उसमें नहीं होते, लेकिन हमने ज्यादा जवाब नहीं दिया तो वो स्पेस उन्होंने ले तो ली, तो कई तरह का एक नेगेटिव परसेप्शन भी बना। प्रचार विभाग, संपर्क विभाग, बाकी भी संघ के सब अधिकारी उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो आपने मुस्लिम पूछा, तो ये संघ के सभी अधिकारी मिल रहे हैं, और आज नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी का भी संपर्क था, पूज्य गुरु जी का जिलानी से बहुत बड़ा इंटरव्यू है, बाला साहब जी ने इमरजेंसी के बाद बहुत बैठकें की, और भी सभी ने की, माननीय सुदर्शन जी, रज्जू भैया, सबका ही था। वर्तमान पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक पहल की है। उनको लगता है कि भाई अंत्योदयगत्ता तो सब भारत के नागरिक हैं जिनका भारत में जन्म हुआ है, उनको स्मरण दिलाना है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, संस्कृति से, पूर्वजों से सब एक है, ये हम सबकी भूमि है, इस भूमि में ही हमने जन्म लिया है, इस भूमि में ही हमको जाना है, अपनी अपनी पद्धति से। उनको हम अग्नि से अंतिम संस्कार करते हैं, वो जमीन के अंदर रखकर वो करते हैं, अंतिम उसको विदाई देते हैं, है तो भूमि में ही जाना है, इस मिट्टी में। तो भूमि एक है, संस्कृति एक है, हम सबके पूर्वज भी एक है। किसी कारण से पूजा पद्धति बदली होगी उस समय किन्हीं परिस्थितियों में, तो इंडोनेशिया का मॉडल हमारे सामने है, तो उस मॉडल से हम सब भारत में भी रह सकते हैं। इसलिए हम पारसियों से भी बात करते हैं, क्रिश्चियन से भी बात करते हैं, मुस्लिम से भी बात करते हैं, और भारतवंशी जितने मतपंथ हैं उनको धर्म भी कहते हैं लोग, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सनातन, आर्य समाज, सभी लोग हैं। अभी अनेक नए आध्यात्मिक वो भी ऐसे संस्थान खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हैं, तो अलग से नहीं है कोई इसका विभाग, सभी लोग मिलकर इनसे संपर्क करते हैं। संपर्क विभाग में चूंकि समाज जीवन के प्रमुख लोगों से संपर्क करना है, इसलिए स्वाभाविक संपर्क विभाग की तरफ थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इस तरह से संपर्क करते हैं। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण और संघ का संपर्क, इसमें क्या अंतर है? देखिए, राजनीतिक तुष्टीकरण में समझाने का काम नहीं होता, एक तरफा उनको कुछ देने का काम होता है, और उस देने के बदले वोट लेने का काम होता है। ये आपका एक तरह से पब्लिक फोरम है, लेकिन मैं स्पष्टता से आपको ये बोल रहा हूं, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं।
एक वर्ग कोई ज्यादा देखना, ठीक है, कोई वर्ग कमजोर है तो उसके लिए दो आप। तो कमजोर तो बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं। अब ये जब एक तरफा चीज जाती है तो लोगों के भी ध्यान में आता है, प्रारंभ में ध्यान में नहीं था, अब समाज में जागृति है, अब समाज सबको ध्यान में आ रहा है। तो संघ तो कोई किसी को तुष्ट करने के लिए नहीं करता, संघ अपने स्वयंसेवक के तुष्ट करने के लिए नहीं करता, कुछ तो और किसी के लिए तुष्ट करने के लिए क्या करेगा। कहता भाई यहाँ तो कुछ देना ही देना है आपको, लेना कुछ नहीं है। तो भारत बड़ा हो इस इच्छा से सबको भारत बड़ा करने के लिए लगना चाहिए। इस अनुसार ही हम उन सबसे बात कर रहे हैं, जो हमको विरोधी मानते हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, विभिन्न मत पंथ के लोगों से भी बात कर रहे हैं। इस संघ के लिए मत करिए आप। आपको हिंदू शब्द से आपत्ति है, आप हिंदी भी बोलिए, आप हिंदुस्तानी बोलिए, कंटेंट वाइज तो वही है। दुनिया हिंदी कहो, हिंदुस्तानी कहो, हिंदू कहो, एक ही तरह का विषय समझती है। आपको तकलीफ है, ठीक है, जो बोलना है बोलिए। हमको हिंदू शब्द अच्छा लगता है, सब हिंदू बोलते हैं। किसने दिया किसने नहीं दिया इस उसमें नहीं जाते हम लोग। तो अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हमारे प्रयास भी थोड़ा इसमें, चल तो बहुत पहले से रहे, लेकिन अभी थोड़ा एक गति से प्रयास शुरू है। मुझे लगता है कि थोड़ा 5-10 वर्ष शायद लगेंगे इसमें, 5-10 वर्षों में एक बहुत अच्छा परिणाम आ जाएगा। लेकिन उधर मतलब कट्टरता वाले संस्थान ज्यादा है। वहाँ पर हम जो भाईचारे की बात करते, डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि इस्लामी जो भाईचारा है वो मुसलमान टू मुसलमान है, गैर मुसलमान के साथ नहीं है। तो फिर आपका संपर्क इसको कैसे प्रभाव डालेगा, और जो संघ का मूल विचार है कि राष्ट्र पहले, वो कैसे होगा? देखिए, पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी ने उस समय जो बातें बोली, उस समय की परिस्थितियां एक अलग तरह की थी। आज भी उन बातों को कुछ लोग कोट करते हैं, तो उस समय की परिस्थितियों में कुछ बातें बोली गई, तो वो परिस्थिति ऐसी थी। हिंदू समाज के लोग भी आके पूछते थे, तो उनको बताते थे भाई देखो, संघर्ष है, आमने सामने संघर्ष हो रहा है तो लड़ना ही पड़ता है। तो वैसे ही कार्यक्रम बाकी सब चीजें होती थी। आज वो परिस्थिति नहीं है। भारतवर्ष में टारगेटेड किलिंग होती है, स्वतंत्र से जुदा के नारे लगा के भी किलिंग होती है। लेकिन कोई एकदम भारतवर्ष में पिछले अनेक वर्षों से बहुत दंगे फसाद का वातावरण नहीं है। दिल्ली में एक दंगा जरूर हुआ था, वो भी प्रायोजित था, ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा शांति काल है, तो शांति काल में समझ में आ सकती है। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि देखिए, वो हमसे कहते हैं कि नहीं हर समाज में फ्रिंज एलिमेंट होता है। देखिए, हो सकता है, हर समाज में हो सकता है, बात अनुपात की भी है। अनुपात की भी है। लेकिन समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उनका काम है उनको देखना, उनको टोकना, यथाशक्ति संभव है तो उनको रोकना। हिंदू समाज में काम स्वाभाविक रूप से देखने, टोकने, रोकने का होता है। आपने देखा, स्वयं माननीय मोहन भागवत जी ने कई बातें बोली जो शायद हिंदू समाज के कई लोगों को ना भी पसंद आई हो, लेकिन उन्हें लगता है कि भाई देश के लिए, ऐसी बात उधर नहीं होती। देश के शांति से देश चले, सब लोग मिलजुल कर रहे, इसके लिए शायद ये बातें एक आवश्यक है, इसलिए उन्होंने लाइक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोलना चाहिए बोली। हम उनसे भी कह रहे हैं, जब तक आप ये देखने, टोकने, रोकने का काम नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, तब तक धारणा एक अलग तरह की बनी रहेगी और दोहरे मापदंड से नहीं चलता। दिल्ली में मानो बम विस्फोट हुआ लाल किले पर। अब आप कहेंगे भाई जब तक वो नहीं हो जाते उनको आतंकवादी क्यों कहते हो? तो जब तक कोर्ट से सिद्ध नहीं हो जाता तब तक निर्दोष भी कैसे कह दोगे आप? अब ये समझने की बात है। हाँ, तो ये बात है, हम स्पष्ट तौर से कह रहे हैं। इसमें उनको कोई कई तकलीफ होती है, तो वो भी बताते हैं। हम कहते हैं भाई, हम जहां उस तकलीफ में आपके सहयोगी हो सकते हैं, जरूर होंगे, लेकिन मुस्लिम समाज की कट्टरता, ये सब चीजें हैं, आपके यदि किसी पढ़ाई में ही है तो उस पढ़ाई को संशोधित करना आपका काम है, फंडामेंटली हम नहीं कर सकते। आप कहते हैं नहीं पढ़ाई में नहीं है, हम तो भाईचारे का धर्म है, ऐसा आप कहते हैं, तो फिर सरतन से जुदा जैसे नारे लगते हैं, तो उसकी टोका टाकी और रोका राकी नहीं दिखती तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है।
उस प्रक्रिया को हम भी कितना रोकेंगे, ये बात हमारी स्पष्टता के साथ उनसे होती है। वो अपनी बात कहते हैं, हिंदू समाज का मन क्या है हम उनकी बात हम भी कहते हैं, और हम उनसे कहते हैं भाई धीरे धीरे एक सेम पेज पर आकर हम सब मिलकर भारत को बड़ा करने के लिए लगे। भारत बड़ा होगा तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी बनेगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना यहीं पर है, वसुधैव कुटुंबकम यही है और कहीं नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि संवाद में सफलता नहीं मिल रही, अभी लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पहले आते नहीं थे, मिलते नहीं थे। लेकिन उसका जो अनुपात है, मतलब मैं सारा फीडबैक ऐसा आता है सोशल मीडिया और हिंदू संगठनों से कि सरसंघ चालक जी या आप या ओवरऑल संघ जो मुस्लिमों के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहा है, उससे उधर क्या होता है पता नहीं, लेकिन इधर शत्रुभाव कम हो जाता है जहां शत्रुभाव होना चाहिए कट्टरता के विरुद्ध। नहीं, देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है, उस एक्शन के रिएक्शन को कोई रोक नहीं सकता। एक्शन ही ना हो किसी भी तरफ से, एक बात यह है। और समाज में प्रत्यक्ष यदि झगड़ा झंझट होता है तो मुझे और आपको तो नहीं लड़ना, वहां तो समाज को ही लड़ना होता है। अब इसके लिए तो समाज को तैयारी रखनी पड़ती है, तो समाज तैयारी रखता भी है। अब उसके कारण कुछ विवाद होते हैं, हम उनसे एक बात और कह रहे हैं, जितने विवाद हैं। नहीं, सामाजिक तैयारी की जो बात आपने की, हुआ क्या कि गांधी ने कहा कि विभाजन होगा नहीं, और होगा तो मेरे डेड बॉडी पर होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो गांधी को मानने वाले ही गांधी से नाराज हो गए कि अरे आपने तो कहा था विभाजन होगा ही नहीं। तो संघ जब कहता है कि नहीं, उधर की कट्टरता काम हो रही है, लोग राष्ट्र पहले की तरफ भी आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह नायक वाली भूमिका खलनायक में बदल जाएगी। नहीं, हमारा जितना मिलना जुलना हो रहा है उसमें से हमारे ध्यान में आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि उनके मन में भी है, पर वो कहीं कोई एक घटना हो गई, ट्रेन में हो गई, को हो गई, किसी मुस्लिम को किसी ने कुछ छेड़ दिया, कुछ कर दिया, मारपीट कर दी, जिसको लिंचिंग शब्द प्रयोग करते हैं। लिंचिंग उधर से भी होती है, एक्चुअली पर्याप्त होती है। एक्चुअली वो लड़ाई दो पैसेंजर की है, हिंदू मुसलमान की नहीं है। यही हम उनको समझा रहे हैं कि भाई 3/4 झगड़े ये स्थानीय है, बल्कि और यह अनुपात हाँ, और भी और भी ज्यादा ज्यादा है। है। हाँ, लेकिन अब जब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटनाओं में दिखते हैं, तब लगता है कि भाई कहीं बाहर के निर्देश से कुछ चीजें चल रही हैं क्या। तो ये हम उनको स्पष्टता से बताते हैं, भाई ये देखना पड़ेगा, यदि आप नहीं देखेंगे तो आपस का विश्वास नहीं बनेगा। बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभवों को इसको मतलब और इसलिए हिंदू हिंदू जैसे ए रहमान है, हाँ। मतलब मैं नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू ने ए आर रहमान को मुसलमान माना होगा, एक संगीत प्रेमी और इतना बड़ा कलाकार माना, लेकिन उनका अपना टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण, ट्रेंड बदलाव के कारण बिजनेस कम हुआ, तो हिंदू को दोष दे रहे हैं। देखिए आजकल हिंदुस्तान में क्या हो गया है, विक्टिम कार्ड खेलने का एक लोगों को हो गया है। जाति के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना, या मत पंथ के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना। आपके साथ कुछ घटना हो गई, आप कहोगे पूरी जाति का अपमान हो गया, आपके साथ घटना हो गई पूरे चैनल का अपमान हो गया। ये विक्टिम कार्ड खेलने का स्वभाव है, बना है। लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ रही है कि इसलिए बहुत समय तक ये विक्टिम कार्ड चलेगा ऐसा लगता नहीं मुझे, क्योंकि समझ में आ रही है। और अंततोगत्वा देखिए, देश में कहीं ना कहीं वातावरण तो शांति का बनाना पड़ेगा, लेकिन सजग भी रहना पड़ेगा, समाज को भी सजग रहना पड़ेगा कि भाई अंदर के तत्व कुछ करें ना करें, बाहर के तत्व तो कुछ भी कर सकते, ये समाज को सजग भी रहना पड़ेगा। युवा बहुत बड़े पैमाने पर देश में है, युवा शक्ति है, और संपर्क विभाग का काम विशिष्ट व्यक्ति का भी है, और युवा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उनको आप कैसे अप्रोच करते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ, पूरे देश भर में शिशु, बाल, किशोर और युवा सबसे ज्यादा संघ के पास है। संघ के प्रशिक्षण 2 दिन से लेकर 25 दिन तक के लगते हैं, उसमें सब युवा आते हैं, 40 वर्ष से नीचे तक के युवा आते हैं, ऊपर वालों के लिए भी लगते हैं। संघ में युवा पर्याप्त है। हम ऑनलाइन भी उनके साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक मिलन लगाते हैं, आईटी मिलन चलते हैं, हॉस्टल्स में भी मिलन चलते हैं। थोड़ी कार्य पद्धति का बदलाव भी किया है, एक बाल गोकुलम के नाम से किया है, जो बाल और किशोरों के लिए है। सप्ताह में 1 दिन बच्चों के लिए कुछ खेल कूद, ज्यादातर मातृशक्ति चलाती है उनको। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हैं,
और हमारे ध्यान में आ रहा है कि युवाओं में देश के प्रति एक ये चाहत बनी है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, हमको भारत को बदलना है, एक आत्मविश्वास जगा है। तो हमें तो विश्वास है कि देश के युवा न कहीं भटकेंगे, न कहीं इधर उधर जाएंगे, देश की अच्छाई के लिए वो अपना योगदान करेंगे। उसमें मुस्लिम युवा भी रहेगा। अब वो कितना रहेगा, हमारा प्रयास तो है, रहना चाहिए। वास्तव में वहां जो लोग हैं ना, धार्मिक हैं, एकेडमिशियन है, बाकी सब है, उनका दायित्व ज्यादा होता है अपने युवाओं को समझाने का। अब कोई ये कहता है कि मैंने युवाओं को रोक रखा है, मैं एक हरी झंडी दे दूंगा तो क्या नहीं कर देंगे। तो संघ तो तो इधर कभी के भी शांत नहीं बैठे। इधर नहीं बैठते। तो संघ तो कभी ऐसा नहीं कहता। संघ युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में राष्ट्र समाज के लिए लगाना चाहता है, वो लगा रहा है। बिल्कुल लगे, और ये संघ इसमें यशस्वी हो, इसी में राष्ट्र का और हित हमारा है। प्रयास है, सभी वर्गों के लोग उसमें लगे हैं, तो हमारे लिए आनंद की बात है। इसलिए मैं 1 मिनट थोड़ी सी बात और हाँ, क्या कहता हूँ, बताइए। बात और नहीं करता हूँ। देखिए, संघ के बारे में कुछ भी सोचे लोग, संघ की इच्छा संघ बड़ा हो, ये इससे ज्यादा ही है भारत बड़ा हो, भारत अच्छा हो और सज्जन शक्ति को साथ लेकर हो। इस शताब्दी वर्ष में भी हम 15 करोड़ परिवारों से संपर्क कर रहे हैं, पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकारें अपनी नीतियां बनाएंगी, सामाजिक संगठन जागृति पैदा करेंगे, लेकिन समाज राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, अनुशासन, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, इनको अपने आचरण में लाए। तो उसको हमने पंच परिवर्तन नाम दिया है, जगह जगह उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में, मैं एकदम ये नहीं कहूँगा कितने वर्षों में, भारत की युवा शक्ति, मातृशक्ति, भारत का सामान्य वर्ग इस आचरण के आधार पर भारत को बहुत ऊपर ले जाएगा और भारत बड़ा बनेगा तो दुनिया की सुख शांति की एक पक्की गारंटी होगी। ऐसा हो, ऐसी आशा करते मैं हैं। अक्सर ये बोलता हूँ, आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, आगे आने वाला समय ऐसा होगा जब दुनिया बोलेगी भारत माता की जय। सुदर्शन, इस मुलाकात में मैंने एक नई पुस्तक लिखी है, कैसे बने इस्लामी देश। 58 देश बनने की कहानी इसमें है, ये आपको भेंट देना चाहता हूँ। विशेष बात यह है कि 58 में से 13 देश ही तलवार पे बने हैं, बाकी सारे जनसंख्या पे बने हैं। और इसमें 9 देश ऐसे भी हैं जो इस्लामी नहीं बने, वो भी आपका एक विशेष अध्ययन है, विशेष प्रकार से अध्ययन है आपका, इसलिए बिल्कुल। तो ये कैसे बने इस्लामी देश, ये पुस्तक आपको भेंट करते हैं। माननीय रामलाल जी के इंटरव्यू में हम मिले हैं, तो मैंने मेरी नई पुस्तक कैसे बने इस्लामी देश ये भेंट कर रहा हूँ। आप भी इस पुस्तक को अमेज़ॉन और सारे प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए और मुझे आप भी आपका फीडबैक जरूर दीजिए। हाँ, मैं पढ़ कर जरूर दूंगा। बाकी हम तो चाहते हैं कि सभी लोग मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। हाँ बिल्कुल, सभी मत, पंथ, धर्म, मजहब मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें, यही हमारा प्रयास है। नमस्कार। संघ गाथा।